Hello students, most welcome to an Academy's platform. This is me Sonpriya, your educator and mentor. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी यूपीएससी जर्नी की, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक्स करी और इन मिस्टेक्स को आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। साथ ही बाकी कुछ जनरल मिस्टेक्स भी जो अक्सर यूपीएससी एस्पायरेंट्स करते हैं, स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो बहुत डेडिकेटेड है ना, और जो यहाँ पे बहुत एफर्ट लगा रहे हैं बट इसके बावजूद उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा या सक्सेस के जो चांसेस हैं वो कम है, उनके लिए ये वीडियो है। सो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अपने सक्सेस के जो चांसेस हैं उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, योर चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम, एंड इसके साथ ही साथ में आप अपनी यूपीएससी जर्नी जो है उसे थोड़ा शॉर्टन करना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। आपने अक्सर सुना होगा, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज और हर ओन, है ना। तो वी वांट टू बी वाइज ऑब्वियसली। लेट्स डिस्कस व्हाट मिस्टेक्स आई मेड एंड व्हाट यू शुड अवॉइड। अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं पढ़ाती होती हूँ आपको, कई सारे बच्चे कमेंट्स में लिखते होते हैं कि मैम आपका तो इतने बार मेंस गया है, आपने तो इंटरव्यू दिया है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, है ना। सो टुडे आई विल ट्राई टू आंसर यू रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। शुरू करते हैं। सो यार, दिस इज अबाउट मी। आई एम सोनप्रिया और मैं अनअकैडमी की लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इसी बाइलिंगुअल चैनल पे आपकी क्लासेस लेती हूँ, डेली करंट अफेयर्स की एंड साथ ही साथ में आपकी हिस्ट्री की क्लासेस को भी। मैं आपको यहाँ पे अपने बारे में कुछ बताऊं उससे पहले इसको थोड़ा सा देखिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम जो है वो 6 टाइम्स लिखी है, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता लूं कि ये जो है ये मैंने कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में लिखी है, यानी लगातार लिखी है, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रेक में। 2017-18 में मैंने इंटरव्यू भी दिया, 3 अप्रैल 2018 को मेरा इंटरव्यू था। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी मेंस लिखा है और कई सारी और एग्जाम्स का भी मेंस लिखा है, एग्जाम दिया है, उनको क्वालिफाई भी किया है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे 6 बार मेंस लिखने और इंटरव्यू के देने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और वो था उसका मेन वजह जो है ना, उसके पीछे का जो रीजन है वो है मेरी मिस्टेक्स, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आशा रखूंगी कि आप जो है वो इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे, आप जनरली इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और आपका जो चांस है सक्सेस का, है ना, वो इम्प्रूव होगा। बात करते हैं। तो यार देखो क्या होता है ना, जब हम इस प्रेपरेशन को, जस्ट गिव मी मिनट, जब हम इस प्रेपरेशन को शुरू करते हैं ना, तो हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना, स्पेशली जो टियर 3 टियर 4 सिटीज से आते हैं, वो प्रॉब्लम क्या होती है, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। हमारे पास में एग्जाम जो है उसके बारे में कोई प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नहीं होती है। तो जनरली इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इन माय केस आई थॉट कि आई शुड ज्वाइन अ कोचिंग। कोचिंग में मुझे कोर्स करवा दिया जाएगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं ये। साथ ही में आजकल आप लोग क्या करने लगे, हमारे टाइम पे तो चलो इतना इंटरव्यू जो आपका इंटरनेट वगैरह है या जो डेटा पैकेज है वो थोड़ा सा महंगा होता था, तो इतना ज्यादा इंटरनेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं था, अफोर्डेबल नहीं था। या फिर आपके जो टॉपर्स हैं उस दिनों वो इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते थे। मैं 15-16 की बात कर रही हूँ। उसके बाद में आप देखोगे कि जो टॉपर्स हैं वो सडनली सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होने लगे, अपनी स्ट्रेटेजी अपनी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने लगे, तो थोड़ा सा आपको इंसाइट्स उनसे भी मिल जाते हैं, राइट। आजकल आप क्या करते हैं, आप टॉपर को सुनते हैं, आप बुक लिस्ट बनाते हैं, आप बुक्स परचेस करते हैं और अपना प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं। ये आपका रॉन्ग अप्रोच है। होना क्या चाहिए, राइट अप्रोच में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो राइट अप्रोच है उसमें आपको एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है, एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग से मतलब है आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कौन है। इस एग्जाम के भाई आईएएस आईपीएस आईआरएस, ये जो ऑफिसर्स बनते हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है बहुत डिटेल में नहीं पता करना, कोई पीएचडी नहीं करनी। बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि यार जो आईएएस है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आईआरएस जो है वो आपके रेवेन्यू और टैक्सेशन मैटर से जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यार इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और ये जो सिलेबस है ये कहां से मिलेगा आपको, यूपीएससी के नोटिफिकेशन से। यानी अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो,
अब 2024 का नोटिफिकेशन तो फरवरी में आएगा, तो फरवरी में तो तैयारी नहीं करोगे, तो आप 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसको भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आए दिन कोई चेंज नहीं होता, और अगर चेंज होता है तो आपके न्यूज़पेपर वगैरह में सब में कवर हो जाता है पहले से। ऐसे एडहॉक अप्रोच यूपीएससी फॉलो नहीं करती है। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। अब सिलेबस को पता होने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पता है। आप बहुत सारे बच्चों को पूछो जीएस 1 में क्या कहेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पेपर 2 में क्या है, कह देंगे पॉलिटी है, गवर्नेंस है। यार आपको सब टॉपिक्स पे एक कमांड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो आप बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, उस बुक का एग्जाम नहीं है आपका। आपका जो एग्जाम है वो यूपीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सिलेबस पता होगा, सिलेबस के जो की टर्म्स है आपको वो पता होगे, तब जाके आप जो प्रिपरेशन करोगे वो राइट डायरेक्शन में होगा। अदरवाइज आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरा डायरेक्शनलेस है। आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली डायरेक्शनलेस है और वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। सिलेबस देखने के बाद में सेकंड चीज क्या करनी होती है आपको, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको एक बार स्क्रॉल करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम ये तो हमें पता ही नहीं होता इस टाइम पे तो कि पेपर में क्या दिया है। कोई बात नहीं है यार, चिल है, नहीं पता कोई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखने से एटलीस्ट आप इतना तो मैं मानती हूँ कि मेच्योर होंगे कि आपको समझ आने लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन चीजों पर फोकस किया जाता है। इससे क्या होगा, जब सिलेबस पता होगा कि क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर चुके होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन डोमेन से आते हैं, क्या की टर्म्स हैं, तो थोड़ा सा पता चलेगा कि जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है ना। व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, ये दो चीजें यहां से समझ में आएंगी। इसके बाद में आप जब बुक लिस्ट पे काम करोगे, बुक्स खरीदोगे या कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, जो भी आप करेंगे उसको आप राइट मैनर में कर पाएंगे। एक ये हो गया। और आपके पास में जो बुक लिस्ट है वो आप 1-2 हफ्ते की रिसर्च करके बनाइए अच्छे से। उसके बाद में उसको रोज चेंज मत करो। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार कोई भी कोचिंग में ज्वाइन करूं, या अगर मैं कोचिंग भी ज्वाइन कर रहा हूं तो उसका फाउंडेशन कोर्स अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं अपने नीड्स को देखते हुए, तो मुझे सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उन पे कमांड होना चाहिए। पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, साइंस की। तो एटलीस्ट क्लास 10 तक की जो एनसीईआरटीज है उस पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तभी तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। जब आप 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, फिर आप जाके स्टैंडर्ड बुक की तरफ अप्रोच करिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि बहुत पैनिक मोड में रहते हैं कि जितना जल्दी जो करवा दे शॉर्ट फॉर्म में करवा दे, बस हमें एक फॉल्स मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। यूपीएससी की जर्नी है लेंदी, एग्जाम प्रोसेस से 1.5 ईयर लेता है। सो आप प्रेपरेशन शुरू करते हैं, फाइनली सेलेक्टेड होते हैं, उसमें 3 साल लग जाते हैं। 1.5 साल पहले आप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, एग्जाम का प्रोसेस 1.5 साल का होता है। ठीक है, तो तकरीबन 2.5-3 साल लग जाते हैं प्रेपरेशन से लेके फाइनल रिजल्ट और सिलेक्शन तक मिनिमम। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। सो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। तो दिस वॉज इवन वॉट हैपेंड विद मी, वॉट आई डिड, आई ज्वाइंड अ कोचिंग, आई थॉट कि सब सॉल्व हो जाएगा। बट फिर क्या होता था कि कोचिंग जाते थे, पूरा दिन आपका जीएस में निकल जाएगा, ऑप्शनल में निकल जाएगा, उसके बाद आप घर आएंगे, आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड होंगे, कोई प्रॉपर खाने का नहीं मिलता जो लोग घर से दूर रहते हैं उनको, और वैसे ही आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आप लेस एनर्जेटिक फील करते हैं प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं तो, और ऊपर से फिर आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करते हो, और शुरू में वो भी बहुत टाइम टेकिंग होता है क्योंकि फंडामेंटल्स तो क्लियर होते नहीं है। और न्यूज़पेपर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता, ज्यादा बहुत टाइम लग रहा होता है उसके ऊपर। और इससे क्या होता है, जो आप पढ़ रहे हो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो, और जब आप रिवाइज नहीं कर पाते हो तो एवरीथिंग बिकम्स जीरो। सो इन माई केस द फर्स्ट मिस्टेक वॉज डायरेक्टली ज्वाइनिंग अ कोचिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। ना सिलेबस देखा, पुराना सिलेबस पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, ना प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे, सीधा जाके कोचिंग ज्वाइन किया, लगा कि बस यही सब दुख दर्द की दवा है। ऐसा नहीं होता, आपको खुद भी थोड़ा काम करना पड़ता है। कोचिंग आपको गाइड का काम करवाती है, आपको मेंटोर करती है, लेकिन आपको भी खुद फंडामेंटल्स जो है उस पर काम करना होता है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैक ऑफ रिविजन, ये एक प्रॉब्लम होती है। और जानते हैं ये क्यों होती है? होता क्या है, आपने कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस नहीं करी है। आपको पता ही नहीं है कि आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन में कितने साल देने हैं। अगर आप प्रॉपर माइंडसेट से जाओ कि यार मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये एग्जाम क्लियर करना है यानी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 1 गो में निकालने हैं, तो उस लेवल का प्रिपरेशन होना है। उस लेवल के प्रिपरेशन के लिए कम से कम मिनिमम 1.5 से 2 साल तो जो है वो आपको लगते ही लगते हैं।
ठीक है, 1.5 to 2 ईयर्स जो है उतना तो आपको लगता ही लगता है। आप अगर पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि 1.5 ईयर्स देने हैं या 2 ईयर्स देने हैं, और यार इसके अंदर मुझे इस तरीके से अपना मंथली प्लान बनाना है। अब ये ऐसा नहीं है कि 2 साल को आप पंचवर्षीय योजना में 5 साल बना दे, नो, बट यस मिनिमम टाइम 1.5 to 2 ईयर्स लगता है बेसिक से लेकर के अच्छे से प्रिपेयर करने में, ताकि एग्जाम एक गो में निकले। जीएस भी करना है, ऑप्शनल भी करना है, एथिक्स भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर, सब कुछ अगर करना है फंडामेंटल से, तो 1.5 से 2 साल लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए। तो आपको ये रियलिटी पता होना चाहिए एग्जाम की। यू शुड बी प्रैक्टिकल। और जब ये पता है ना, तो आप फिर पैनिक नहीं करोगे, आप एक रियल स्ट्रेटेजी बनाओगे कि यार देखो, मुझे एनसीईआरटीज पे और अपना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और जो जीएस की बुक्स हैं, वो मैं स्टार्टिंग के 6-7 मंथ्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। मुझे टाइमली रिवीजन के लिए भी टाइम रखना है। आप यहां डिसाइड कर पाएंगे कि आप जो हैं वो नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो पूरा प्रॉपर ना आपके पास में यहाँ पे स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा? जब आप क्लियर होंगे कि आप कितना टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है, उसके बाद में आपने पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाया है अपना, 1.5 साल 2 साल में किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तब जाके जब नोटिफिकेशन आएगा, यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि इस साल मेरा एग्जाम क्लियर होगा। यहां प्रॉब्लम क्या आती है, देखो, आपको कई सारे लोगों ने कहा होगा कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है इस एग्जाम के प्रेपरेशन में, वो एक बहुत बड़ा हर्डल है, या फिर कैजुअल अप्रोच रखना एग्जाम की तरफ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंप्लीटली अग्री। कुछ लोगों को लगता है कि इस एग्जाम को ना ऐसे दे के देख लेते हैं 1-2 बार, ऐसे तो सिलेक्शन होता नहीं, वैसे भी थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में जाके होगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, खुद को प्रिपेयर करना है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, और उसके लिए जो भी हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होगा वो मैं करूंगा। इन माई केस आई वॉज नॉट कैजुअल विद द एग्जाम, लेट मी बी वेरी क्लियर। आई वॉज लाइक प्रिपेयर्ड, मुझे पता था कि यार ये जो एग्जाम है, ये मैं क्या क्यों दे रही हूँ, है ना, हम बोलते हैं ना, एक अपना वाई होना बहुत जरूरी है, तभी आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो इन माई केस आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद माई प्रिपरेशन, है ना। आई न्यू इट, बचपन से ऐसा लगता था कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड आप इसका सोल्यूशन का जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं। एंड व्हाट बेटर देन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो, उसके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपनी अथॉरिटी होती है, एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप सरकार का हिस्सा बनते हैं, सारे रिसोर्सेज जो है, अथॉरिटी जो है, वो आपके डिस्पोजल पे होगी, आप उसको यूज कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। तो आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि बाहर का जो मोटिवेशन होता है, मैं आपको हमेशा कहती भी हूँ क्लासेस के दौरान, वो 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, उसके बाद नहीं चलता। आज बढ़ गया, कल फिर गिर जाएगा। तो मेरे केस में कंसिस्टेंसी की दिक्कत नहीं थी, और ना ही मैं एग्जाम को लेके कैजुअल थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस एग्जाम को बहुत ज्यादा हार्डवर्क जो है वो रिक्वायर्ड है। बट कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बाहर के मोटिवेशन सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको अपना जो वाई है, कि वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ये एक स्ट्रॉन्ग खुद का अपना रीजन जो है ये क्लियर होना चाहिए। एग्जाम का कोई कैजुअल अप्रोच मत रखो। मेरे केस में एक दिक्कत थी, व्हाट वाज दैट, और आप में से कई सारे लोग जो हैं, जो इस एग्जाम के प्रेपरेशन से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ सहमत होंगे। माई प्रॉब्लम वॉज फियर। इतना ज्यादा इस एग्जाम का फियर क्रिएट कर दिया गया है कि भाई ये एग्जाम जो है तो बहुत टफ है, इसको केवल बेस्ट माइंड जो है वो निकाल पाते हैं, और एवरेज स्टूडेंट का ये काम नहीं है, या इस एग्जाम को आपको टाइम लग जाएगा। तो ये जो फियर है ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। तो मेरे केस में यही हुआ। मुझे लगता था कि यार 1-2 अटेम्प्ट में तो निकलना मुश्किल है, दो आई वॉज लाइक बिलो, मतलब आई विल से आई वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। सो क्लास के टॉप 10% में तो आई वॉज ऑलवेज देयर। बट ये कॉन्फिडेंस ना, इस एग्जाम का जो फियर है आपके मार्केट में, वो आपका कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज कर देता है। दिस शुड नॉट हैपन। आपको क्लियर करना है कि यार देख, जितना मेहनत रिक्वायर्ड है, जो कुछ रिक्वायर्ड है प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, मैं करूंगी या करूंगा।
रिजल्ट जो होगा वो देख लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना, प्रॉपर डायरेक्शन में जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से, कि भाई सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, सिलेबस पे एक अच्छा कमांड डेवलप किया, एक प्रॉपर बुक लिस्ट जो है वो सर्च करके बनाई 1-2 हफ्ते की रिसर्च के बाद में, और उन में से एनसीईआरटीज को पहले पढ़ के फंडामेंटल क्लियर किया, फिर स्टैंडर्ड बुक्स की, उन बुक्स को 3-4 बार रिवाइज किया, है ना। अब जब 2-3-4 बार रिवाइज हो जाता है, उसके बाद में अगर आप नोट मेकिंग करना चाहते हैं जीएस वगैरह के शॉर्ट नोट्स तो बनाएं। शुरू में क्या होता है, अगर आप नोट मेकिंग बनाना शुरू कर देते हैं तो उसमें आपका टाइम तो जाता ही जाता है, और वो नोट्स किसी काम के नहीं रहते क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाते हैं। यू आर मेयरली रिप्रोड्यूसिंग व्हाट इज रिटन इन द बुक्स। बट आप ये 3-4 बार पढ़ लेते हो, प्रीवियस इसके पेपर्स को रिविजिट करते रहते हो, आपको समझ आता है कि नोट्स में लिखना क्या है, की टर्म जो एग्जाम से पहले मैं रिवाइज कर पाऊं। वो कहते हैं ना, 3 पन्नों को आधे पन्ने में आप लिखना सीखें, उस तरीके के नोट्स बनाने हैं। वो कब बनेंगे? 3-4 मंथ्स के बाद। एक होता है करंट अफेयर्स के नोट्स। अब यार करंट अफेयर्स डेली आते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो नोट्स बनाना शुरू करते हैं, बीच में ड्रॉप कर देते हैं। इवन आई मेड दिस मिस्टेक, है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, कि भाई आप नोट मेकिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। लगता है कि 1-2 महीने यार नहीं नोट्स बनाने, उस टॉपर ने ऐसा बोला है, तो आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं, फिर आप बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है आपका बहुत टाइम उस पर जा रहा है। तो नोट मेकिंग तभी शुरू करें अगर आपको लगता है अगले 1.5 साल 2 साल के लिए आप कर पाओगे। नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, आप करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करो, आप मंथली मैगजीन से रिवाइज करो, 3 मंथ पे रिवाइज करो, 6 मंथ्स पे, और ईयरली रिविजन करो, हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर कोई नोट बना करके करंट अफेयर्स के एग्जाम क्लियर नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है आपको अपने नोट से ही हेल्प मिलती है तो फिर बनाओ, लेकिन फिर कंसिस्टेंट रहना, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिए। स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे हैं तब नोट्स बनाने चाहिए क्या? जब शुरू में पढ़ते हो ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ लिख करके याद ज्यादा होता है। तो पढ़ने के बाद बुक को बंद करके आप बस स्क्रिबल कर सकते हो पेपर पे, कि मैंने क्या क्या पढ़ा, उसको एक स्केमेटिक फॉर्म में। लेकिन वो प्रॉपर नोट्स नहीं होते फिर आपके, रफ नोट्स, बस वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये जो प्लानिंग है इसका एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। So, what was the first mistake? Directly joining the coaching without knowing about the exam or understanding the exam. Second, fear of the exam. Third, lack of revision. Fourth, no proper strategy. And that's why I was like, इस साल ही तो एग्जाम देना है, अभी तो 6 महीने बचे हैं यार, 7 महीने बचे हैं यार, 8 महीने है ना, यार 8 हैं यार, 7 हो गए यार, 6 हैं। और इस तरीके से पैनिक करना, और पैनिक करके जो शुरू किया उसको बीच में छोड़ देना। कभी एनसीईआरटी उठाई, उनको थोड़ा पढ़ना शुरू किया, बीच में छोड़ दिया, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू किया, फिर लगा कि यार अभी तो नहीं आ रहा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, या नोट्स बनाना शुरू किया, 1 महीने बनाया, 2 महीने बनाया, फिर छोड़ दिया। में टाइम भी वेस्ट हो गया, कोई भी चीज प्रॉपर हो भी नहीं रही है। आजकल मैं बहुत देखती हूँ ऑनलाइन, बच्चों का ऐसा होता है कि शॉर्ट में सब बता दो, अंदर उनको कुछ नहीं पता होता, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है थोड़ा सा वो डीप में पूछता है, वो हिल जाते हैं वहां पे। तो जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, एग्जाम के हिसाब से पढ़ो, है ना। एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो हैं, वो आपके गाइडेंस का सोर्स है, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड का। मेंटोर्स जो है उनसे बात करो, आजकल तो ऑनलाइन है, हम लोग अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मेंटोरशिप दे रहे हैं, है ना। फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू आउट। बट देखो कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और वो कितना टाइम लेगा। बी प्रैक्टिकल, बी रियल, क्योंकि ये पता है ना, तो आप प्रॉपरली जो है अपना प्लान जो है उसको एक्सिक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे इस बात की भी ध्यान रखना है, प्रॉपर प्लानिंग जो है आपके पास होना चाहिए, और उस प्लानिंग को लेकर फिर आप कंसिस्टेंट रहें। तो यू हैव टू बी having a proper strategy and vision. You need to have your inner motivation source. You need to be confident. You need to be consistent. You need to be patient. और साथ साथ में what other mistakes I made, है ना, a long list actually. इसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता था कि ऑप्शनल का सिलेबस, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे कौन सा ऑप्शनल भरना है, उससे पहले बस प्रीलिम्स पे फोकस करते रहते हैं। ऐसे नहीं होता। वंस यू आर 6 मंथ्स इनटू प्रिपरेशन, आपको जब सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप ऑप्शनल डिसाइड कर लें। ऑप्शनल जब डिसाइड कर लिया तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको प्रीलिम्स से पहले कवर करें। कवर बिफोर प्रीलिम्स, होता क्या, प्रीलिम्स से पहले जब इसको कवर नहीं करते, प्रीलिम्स आ जाता है,
फिर उसके बाद केवल 3 महीने का गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस में, और आपको सफिशिएंट टाइम ही नहीं होता ऑप्शनल को प्रिपेयर करने का, ऑप्शनल का आंसर राइटिंग का, एंड ऑप्शनल 500 मार्क्स का है। फिर आप वो 3 मंथ यूज करते हो ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल पे आपका जीरो था, तो जीरो से आप 20-30 पे पहुंच पाते हो, और उधर जीएस जो है वो बंटाधार हो जाता है, क्योंकि आपने जीएस को टाइम ही नहीं दिया, एथिक्स इंटेग्रिटी को टाइम ही नहीं दिया। तो कोशिश करें कि आप अपना ऑप्शनल का सिलेबस है, आपका एथिक्स और इंटेग्रिटी का सिलेबस है, इनको आप प्रॉपरली अपनी प्लान के अंदर रखें, और प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आए उससे पहले आपका ऑप्शनल सिलेबस जो है एटलीस्ट वो 1-2 बार हो जाना चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं एटलीस्ट लास्ट 8 to 10 ईयर्स के, वो आपके लिख के हो जाने चाहिए। एथिक्स इंटेग्रिटी जो है एटलीस्ट आप 1-2 बार उसको पढ़ लें, बेसिक्स को, जो डेफिनेशन है एथिक्स के सिलेबस में उनको, थोड़ा सा केस स्टडीज जो है, मॉडल आंसर्स के वाया, कि किस तरीके की केस स्टडी यूपीएससी पूछती है, कोचिंग में मॉडल आंसर्स का अब किस तरीके का आंसर मिला है, ये करें आप। ये मिस्टेक है जो मैंने करी। मेरा ऑप्शनल जो है, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपना, तो प्रीलिम्स पे तो फोकस करके प्रीलिम्स तो जैसे जैसे निकाल लिया। दिक्कत क्या हुआ कि अपना जो ऑप्शनल है वो प्रिपेयर ही नहीं किया था। थोड़ा बहुत जो कोचिंग में सुना था वो पता था बस। ना सिलेबस पे ऑप्शनल के पे पूरा प्रॉपर कमांड था, ना सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, ना सिलेबस का पढ़ना, ना चैप्टर्स का कवरेज, कुछ नहीं था, ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो वही हुआ है ना, मेन से पहले ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे थे, जीएस छूटा, और ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हुई, ना ऑप्शनल प्रिपेयर हुआ, और वहां जाके मेंस जो है वो डूब गया। और उसके बाद क्या होता है कि आप एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस फ्लंक करते हैं, दूसरा प्रीलिम्स आपको अप्रोच कर रहा होता है, तो प्रीलिम्स से आप मेंस की तरफ दिए, आपने तो दे दिया, पर फिर आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आपको वापस से प्रीलिम्स देना है ना, आपको वापस से प्रीलिम्स देना है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, और आप कभी भी अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या जो आंसर राइटिंग रिक्वायर्ड है जीएस के लिए और ऑप्शनल के लिए, या एथिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, वो आप कर ही नहीं पाते, और आप क्या करते हैं, आप इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। आंसर राइटिंग की मैं बात करूं, बहुत जरूरी है। यू नो वॉट माई मेजर मिस्टेक वॉज, इतने मेंस देने के बाद में भी कई सारी बार मेरे मेंस में मैं 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से, 7 नंबर से रही हूं। जानते हैं क्यों? द रीजन वॉज लैक ऑफ एनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और वो क्यों? क्योंकि मुझे क्या लगता था, जो परफेक्शन है ना, इट बिकेम माई एनिमी। मुझे लगता था कि पूरा 2-3 बार अच्छे से सब चैप्टर हो जाएगा तभी मैं लिखना शुरू करूंगी, और वो हमेशा फिर डिले होता रहता है, क्योंकि 100% सिलेबस का कवरेज तो आप एग्जाम हॉल में जाते हो उससे पहले भी आपका नहीं होता। हम्म, अग्री? इसके अलावा, क्योंकि प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, तो टाइम लिमिट जो है उसका कोई ज्यादा आइडिया नहीं रहता था, है ना। तो ऑफन आप यहाँ पे क्या देखोगे, एक लैक ऑफ आंसर राइटिंग से आपको टाइम लिमिट का अंदाजा नहीं रहता, आपकी स्पीड जो है वो सफर करती है। एंड मेरी एक और प्रॉब्लम थी, मैं बहुत लेंदी आंसर्स लिखती थी। मुझे लगता था 10 मार्क्स का, लेकिन मुझे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिख देना है। जब तक समझ आया कि भाई केवल जो आंसर में पूछा गया है उसमें जो की वर्ड्स हैं, और जो की इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करनी है, थोड़े डायग्राम फॉर्म में, स्ट्रक्चर वगैरह में, और एग्जामिनर को कन्वे करना है कि मुझे ये पता है, बट टाइम शॉर्टेज है, तो बस इतना लिख के दे रहे हैं तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए। ये बहुत लेट समझ में आया, तब तक कंपटीशन और टफ हो चुका था। तो अगर आप टाइमली आंसर राइटिंग प्रिपेयर करते हैं, राइट सोर्सेस को इवेल्युएट करवाते हैं, आप अपना जो आंसर राइटिंग है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग पे काम करते हैं, मेंटोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली, टॉपर्स के वीडियोस में वो जो बताते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप थोड़ा फॉलो करते हैं, है ना। और साथ ही साथ में आप टाइम पे ट्रैक रखते हैं, तो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, टाइम पे ट्रैक रखना, और खुद को लिमिट करना सीखना कि यार इससे बियॉन्ड नहीं जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक। और क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर लेते हैं, है ना, बट लिखने का जो फोबिया है वो हमारे अंदर होता है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हम लिखना नहीं चाहते बहुत ज्यादा। हमें लगता है कि यार अभी टेस्ट सीरीज में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है हर जगह पे, कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और फिर आप चाहें तो अभी दे देना, या आप नेक्स्ट डेट पे दे देना, चल जाएगा, एक बार टेस्ट लाइव हो जाए इसके बाद कभी भी दे सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम डिले करते रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा ही है, उसको आप जितना टाइम दोगे ना उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। दिस शुड नॉट हैपन। जब टेस्ट है तो अपने दिमाग में इसको फिक्स करो कि इससे पहले सिलेबस करना है। अब फिर आपको रात को जगना है, दिन में जगना है, जो करना है करिए, बट कीजिए। ठीक है, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ
टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अपने जो वीकनेसेस है उस पर टाइमली काम करना, और ये सब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने से पहले होना चाहिए। व्हाट एल्स, यहाँ पे एक और बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, दो इट वाज नॉट माय केस बट बहुत सारे बच्चों को, जैसे मैंने पहले ही बताया, बाहरी मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना। तो उससे क्या होता है, वो एक दिन 16 आवर्स पढ़ते हैं, फिर 2-3 दिन का गैप ले लेते हैं, फिर वापस 16 आवर्स पढ़ते हैं, फिर एक महीने पढ़ लिया फिर छोड़ देते हैं। ऐसे मत करो, एक बैलेंस्ड टाइम टेबल बना के स्टडी करो कि भाई स्टार्टिंग में 5-6 मंथ्स देने हैं, फिर ग्रेजुअली 8 मंथ्स देने हैं, फिर 9 मंथ्स देने हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर खुद को ना बहुत ज्यादा ओवर बर्डन मत करो किसी चीज से। ओवर बर्डन स्ट्रेस देता है। फिर अगर आपको स्ट्रेस होगा तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आपका और टाइम चले जाता है, आपका सिलेबस कवर नहीं होता, वो बहुत एक विशियस साइकिल बन जाती है। और फिर आप एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हो एग्जाम में आपके लैक ऑफ सक्सेस के, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे होते हैं। इंटरव्यू, यार अगर मैं अपनी बात करूं तो मेंस के बाद में इंटरव्यू के लिए, जब आपके इंटरव्यू के लिए रिजल्ट आते हैं कि भाई कौन कौन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, तो कुछ 1.5-2 महीने का टाइम होता है, राइट। तो वेरी करता है, पर 1.5-2 महीना तो होता ही है। तो ये टाइम जो है ना, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। इन माई केस व्हाट हैपेंड, आई वाज नॉट प्रीटी श्योर कि मैं मेंस क्लियर करूंगी, और जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स के साथ होता है, क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर कि जो मेरिट लिस्ट में रैंक 1 होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसको भी नहीं पता होता कि वो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने वाला है या वो टॉप पे आ जाएगा। काफी डाइसी है एग्जाम। आपका काम यहाँ होना चाहिए कि आप अपना काम करें। तो 15-20 दिन का मेंस का गैप लेने के बाद आप यहाँ पे करंट अफेयर्स जो उस पे, अपने ऑप्शनल पे, आपका जो डेफ है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने मेंस के लिए भरा था, उस पे काम करना थोड़ा शुरू कर दें। उससे क्या होगा, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता है कि भाई ये लोग एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, है ना, मेंस का रिजल्ट आता है, तो फिर आप थोड़ा सा बेसिक प्रिपेयर होते हैं। इसके बाद में ये एक मिस्टेक थी, सो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया सब कुछ, न्यूज़पेपर पढ़ना, ऑप्शनल जो है उसको नहीं देखा, मुझे लगा ऑप्शनल नहीं पूछते हैं, है ना। पूछते हैं वो ऑप्शनल के क्वेश्चंस, और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं पता था ऑप्शनल, जब इंटरव्यू दिया तो ऑप्शनल पे था अच्छा कमांड, मार्क्स भी अच्छे थे। लेकिन एक होता है ना कि जो वो यू नीड टू ब्रश अप दी थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी रेड, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, इंटरव्यू को एक अच्छा सा सटीक आंसर दे पाते हैं की टर्म्स के साथ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। इसके अलावा एक और चीज, मॉक इंटरव्यूज। अब मॉक इंटरव्यू देने चाहिए क्या, कितने देने चाहिए, और मॉक इंटरव्यू का जो फीडबैक है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, इसकी बात करते हैं। मेरे केस में क्या हुआ, जैसे पता था कि भाई कोई और गाइड करने के लिए नहीं है, तो मॉक इंटरव्यू दे देते हैं। 3-4 इंस्टीट्यूट्स में एनरोल किया और उनकी कुछ क्लासेस भी अटेंड करी, और मॉक इंटरव्यूज के लिए अपेयर हुए। इनमें से कुछ जो मॉक इंटरव्यूज थे, रियली वो इंटरव्यूज जो हैं वो उस लेवल के थे जो यूपीएससी के रियल सेटिंग्स में भी मैंने फेस किया। बट एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं ले सकती, मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, एंड वहां का जो पैनल था वो इतना रूड था कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो शट हो गया। और वो मेरा लास्ट इंटरव्यू था, क्योंकि उसके बाद मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी और को जाके मॉक इंटरव्यू दूं। और उसके बाद क्या हुआ, आई डायरेक्टली वेंट टू दी रियल इंटरव्यू, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन था तो उसका इंपैक्ट रियल इंटरव्यू में भी देखने को मिला। तो यहाँ पे जो लेसन लर्न है वो क्या है, कि मॉक इंटरव्यूज जो है वो दीजिए, वहां पे आपको जो लगता है अपने विवेक के हिसाब से, अपना इंटेलेक्ट के हिसाब से कि ये सही है, उस पर ही काम करो। मॉक इंटरव्यू के जो फीडबैक्स है उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल इंटरव्यू जो होता है उस सेटिंग में वो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत काम कंपोज होते हैं, वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं, और वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज आपका जो रियल इंटरव्यू है ना, वो स्क्रू हो सकता है। यू शुड नॉट डू दैट। सो यार ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मेरे एंड पे हुई, या इन जनरल आप देखोगे बहुत सारे एस्पायरेंट्स करते हैं, है ना। आप टॉपर से भी बात करके देखिए, जिनका थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, वो लोग सारे लोग ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। यू शुड नॉट डू दिस। सो व्हाट्स अवर टेक, एग्जाम शुरू करने से, एग्जाम का प्रेपरेशन शुरू करने से पहले एग्जाम को समझ लें। समझ लें मतलब एग्जाम में क्या क्या सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज के लोग क्या काम करते हैं, ब्रीफ ओवरव्यू, बहुत डिटेल में नहीं। दूसरा, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्या है, उसको देखो, उससे पता चलेगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर एक बुक लिस्ट बनाओ, है ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ जो रियलिस्टिक हो कि भाई 1.5 साल 2 साल 1 साल कितना लगने वाला है मुझे। पहले एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स को क्लियर करो, फिर जाके आपको कोई टीचर या कोचिंग जो है वो हेल्प करेगा। जब ये हो जाता है ना, उसके बाद अपना स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसको फॉलो करना शुरू करो, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, जो भी आप पढ़ते हैं।
फिर ये जब हो जाता है तो उसके बाद में आप जो है 6 मंथ्स इनटू प्रिपरेशन अपना ऑप्शनल डिसाइड करो, थोड़ा सी सेट पे काम करना शुरू करो। ऑप्शनल आपका प्रीलिम्स से पहले प्रिपेयर करिए, आंसर राइटिंग पे सफिशिएंटली प्रैक्टिस कीजिए। जो आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, सी सेट की टेस्ट सीरीज या मेंस की टेस्ट सीरीज, उनको टाइम पे दीजिए। 100% कभी किसी का सिलेबस पूरा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। रेदर देन बीइंग परफेक्शनिस्ट, ट्राई टू गिव योर बेस्ट उस लेवल पे जो भी है, ताकि नेक्स्ट लेवल पे प्रेशर बने, यार इस बार प्रिपेयर नहीं था, अब की बार तो एग्जाम की डेट से पहले प्रिपेयर करूंगी या करूंगा। एग्जाम को लेकर के जो फियर है कि यार पता नहीं इसमें तो सबका ही टाइम लगता है सिलेक्शन में, उसको मन से निकालें, बी कॉन्फिडेंट। साथ ही में जो कैजुअल अप्रोच है उसको भी छोड़ दो कि एक दो बार तो ऐसे देके देख लेते हैं, नहीं चलेगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। यू नीड टू बी वेरी सीरियस, राइट। इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू जो है वो दीजिए, लेकिन उनका जो फीडबैक है उसको उतना ही लीजिए जो आपको लगता है आपको सूट करता है। ऐसे भी नहीं कि कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाए कि नहीं भाई ये तो जो बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं। दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस पीपल। जैसा कि मैंने बताया, कुछ इंटरव्यूज मेरे बहुत अच्छे थे जो रियल सेटिंग के जैसे थे। वहीं पे अगर आपको कोई बहुत ज्यादा ग्रिल करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है इंटरव्यूअर का, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वैसा रियल इंटरव्यू में नहीं होता। रियल इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ग्रिल भी किया ना, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो पैनल का मेंबर होता है वो उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा काम कीजिए। अच्छे से अगर सारी बातों को सुनेंगे तो सक्सेस आपका होगा। बाहरी मोटिवेशन से ज्यादा अपने इनर मोटिवेशन को खोजिए कि आप एग्जाम क्यों देना चाहते हैं। ठीक है। अगर आपके पास में एक राइट रीजन है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का, केवल पावर या पर्क्स नहीं है ना, या किसी से रिवेंज लेना या किसी को शो ऑफ करना, वो नहीं है आपका रियल रीजन कुछ और है ना। बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वो है आपको पता है व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, है ना, किन रेफरेंसेस को यूज करना है, किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डिवाइस की जाए, किस तरीके से उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए, किस तरीके से पेशेंस जो है वो रखें, एडहॉक अप्रोच ना फॉलो करें, फियरलेस रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और बाकी जो स्टेप्स बताए हैं। होपफुली दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल टू यू। बाकी यार ये मेरे बारे में है, जैसे मैंने बताया आपको, मैं डेली करंट अफेयर्स लेती हूँ 8 AM आपका इसी चैनल पे, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे, और आपका हिस्ट्री लेती हूँ मंडे टू फ्राइडे 7 PM इसी चैनल पे, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे। ऑलरेडी हमने एंशंट कर लिया, कल से मिडीवल शुरू किया था, तो ये लेक्चर्स आपके रेगुलरली होते हैं, आप इनको देखिए, यू विल फाइंड दम बेनिफिशियल। जितना भी एग्जाम से एक्सपीरियंस रहा है इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं हम इन लेक्चर्स में। सो मॉर्निंग 8 AM डेली करंट अफेयर्स, मंडे टू सैटरडे एंड मंडे टू फ्राइडे हिस्ट्री। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी सोनप्रिया मीना के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहां पे आपको ये इमेज भी देखने को मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं। तो जैसे कि कल 12 PM वहां पे आपका हिस्ट्री का एमसीक्यू है, तो जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं उसके एमसीक्यूज को हम जैसे कि ऐप पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अनअकैडमी की ऐप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स जो फ्री हैं उनका लिंक मिल जाएगा। ये तो मेरे बारे में है ना। और बाकी अनअकैडमी जो है वो दिवाली के शुभ अवसर पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका लेके आई है। हमारा जो फाउंडेशन बैच है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का, जो 17 नवंबर से शुरू हो रहा है, और जहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस पूरा सिलेबस आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं इंडिया के वो करवा रहे हैं, अलोंग विद बुक्स, डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटोरशिप, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज एंड देयर इवैल्यूएशन, 24,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक सिंगल पैकेज में मिल रहे हैं। आपको 14 नवंबर तक इस पे अप टू 50% ऑफ मिल रहा है। और अगर आप कोड यूज कर लेते हैं सोन लाइव, SONLIVE, तो आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन एक्स्ट्रा, और जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स होंगे उनको हमारी जो नोट्स है 2.0 वो कंप्लीटली फ्री, और साथ ही साथ में मेरी 1-on-1 मेंटोरशिप जो है वो भी आपको फ्री मिलेगी आपके प्रेपरेशन के टाइम पे। ठीक है। बाकी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदते हैं जिसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल या उससे ज्यादा का है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, अभ्यर्थी से अधिकारी तक लिमिटेड ऑफर है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं कोर्स लेने के बाद, तो हमारा जो मेंस का क्वेश्चन पेपर्स है पेड बैच, वो आपके लिए कंप्लीटली फ्री होगा। आपका जो अगर आप मेंस क्रैक करते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू जो है वो भी क्रैक कर लेते हैं तो हमारी तरफ से आपकी फीस जो है वो 100% रिफंडेबल है। अगर अनफॉर्चुनेटली आप कोई भी स्टेज क्लियर नहीं कर पाते हैं 2 साल या उससे ज्यादा का कोर्स लेने के बाद भी, तो अनअकैडमी आपको फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा अप टू 2 इयर्स का। हरी अप, सो लिमिटेड पीरियड ऑफर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। यस, आपका जो ऑप्शनल है उसके भी कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, PSI, R, एंथ्रो, मैथ्स, हिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर।
तो आप इनके लिए भी एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ में टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी रिक्वायर्ड है आपके ऑप्शनल के लिए। और ऑप्शनल बहुत मायने रखते हैं, 500 मार्क्स का होता है और उसमें ईजी होता है। 500 में से आराम से 280, 300, 350 है ना, लोग इतना भी स्कोर करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्वाइन करें इनको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, कोड सोन लाइव यूज कर लेना, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा आपको। डिस्काउंट के साथ साथ में आप ईएमआई भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो लिंक पे क्लिक करके कोड यूज किया, कोड के बाद में ईएमआई ऑप्ट कर लो, मंथली इंस्टॉलमेंट, और वो भी 0% इंटरेस्ट पे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। आशा करूंगी कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं आप उसको दोहराएं ना, उससे कुछ सीखें, जो मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया है उसको आप फॉलो करें, और आपके जो चांसेस हैं सक्सेस के उसको आप बूस्ट करें। बाकी अगर कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट में जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, क्या मेरी बातों से सहमत हैं? और अगर पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।